हेलो। कितने लोग बचे हैं, कितने आ गए? ठीक है, जो भी है। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। आज डिस्कस करेंगे अपन सीओपीडी। सीओपीडी का फुल फॉर्म होता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये एक क्या है, रेस्पिरेटरी डिजीज है। इसमें सीओपीडी जो होता है, इसमें दो या दो से अधिक बीमारियां जब एक साथ होती है लंग्स में, उन स्थिति को सीओपीडी बोलते हैं। उसमें कौन कौन सी बीमारी है वो अपन आगे डिस्कस करेंगे, या कौन कौन सी डिजीज है वो आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले ये देख लेते, जैसे नाम से ही क्लियर है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। क्रॉनिक मीन्स होता है लॉन्ग टर्म, ठीक है ना। कोई ये बीमारी शॉर्ट टर्म में डेवलप नहीं होती, एक लंबे टाइम से जब इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो रहा होता है लंग्स में, एल्वोलाई में। ऑब्स्ट्रक्टिव मीन्स होता है किसी भी चीज का रोकना, या कंजेस्टेड हो जाना, या फिर बाधा आना, जैसा हिंदी में है। पल्मोनरी मीन्स लंग्स, डिजीज मीन्स बीमारी, ठीक है। सीओपीडी इज ऑल्सो नोन एज क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिजीज। इसका जो दूसरा नाम है वो सीओएलडी भी है या कोल्ड भी है। तीसरा जो नाम है इसका, मतलब एक ही चीज है, जो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज, ये भी इसका एक नाम है। इसके बाद एक क्रॉनिक एयर फ्लो लिमिटेशन भी इसी को बोलते हैं, एंड क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव रेस्पिरेटरी डिजीज, सीओआरडी। मतलब इसको अपन ऑल ओवर तरीके से चार नामों से या पांच नामों से बुला सकते हैं, जिसमें एक हो गया सीओपीडी, सीओएलडी, सीओएडी, सीएएल और सीओआरडी। ये जो सभी हैं पांचों, ये एक ही बीमारी या एक ही डिजीज के नाम है, ठीक है। अब इसमें आगे अपन बात करें कि सीओपीडी एक्चुअली होता क्या है, तो सीओ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज रेफर टू क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसीमा। मतलब जैसे कि अपन डिस्कस कर रहे थे, दो या दो से अधिक जो डिजीज हो जब एक साथ हो जाती हैं लंग्स में, लंबे टाइम से हो रही होती हैं, जब दोनों, ऐसी स्थिति को अपन सीओपीडी के नाम से जाना जाता है, या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के नाम से अपन उसको बोलते हैं। इसमें एम्फाइसीमा क्या होता है और ब्रोंकाइटिस क्या होता है, ये अपन अभी इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब इसमें लिखा हुआ है, इसमें जैसे क्रॉनिक लिखा भी हुआ है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज रिफर टू क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसीमा, ए पेयर ऑफ टू कॉमनली को एग्जिस्टिंग डिजीज ऑफ लंग्स इन विच द एयरवे बिकम नैरो। एयरवे क्या होता है कि जैसे हम सांस लेते हैं या रेस्पिरेशन करते हैं, नोज के थ्रू, ट्रैकिया के थ्रू लंग्स में जो सांस जाती है, और लंग्स में सांस का जाना और सांस का फिर कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना, ये जो प्रोसेस होता है, अब इसमें एयरवेज के थ्रू होता है। एयरवेज मतलब लंग्स में छोटे छोटे वेन्स टाइप रहती है, जिनको अपन एयरवे बोलते हैं। उस एयरवे में क्या है, ब्लॉकेज आना या नैरो हो जाना, मतलब किसी भी चीज का छोटा हो जाना शुरू हो जाता है। उस स्थिति में जो डिजीज है प्रॉपर, जो सॉरी पर्सन है, वो प्रॉपर तरीके से रेस्पिरेट नहीं कर पाता, ठीक है ना। उसमें ये लॉन्ग टर्म के लिए जब एक ये दोनों चीजें हो जाती हैं, ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा, उस स्थिति को सीओपीडी बोलते हैं।
आगे इसमें अपन फर्दर डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या चीज होती है। अब इसमें सामने एक चीज आ रही है आपके, जिसमें लिखा हुआ है दिस लीड टू लिमिटेशन ऑफ द फ्लो ऑफ एयर एंड फ्रॉम द लंग्स कॉजिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। अब जैसे इसमें एक डायग्राम पे फोकस आप लोग करोगे तो डायग्राम पे लिखा हुआ है, जैसे यहाँ से आदमी बाय द नोज सांस लेगा, सांस लेने के बाद ये हो गया आपका ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद ये जो है ये हो गए आपके ब्रोंकस, ठीक है ना। तो ब्रोंकस जो है और ब्रोंकस के बाद ये छोटी छोटी, जैसे अपन कोई पीपल का पत्ता होता है वो सूख जाता है तो उसमें लाइनिंग वगैरह दिखती है, ऐसे यहाँ पे लंग्स में आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रही है। तो ये ब्रोंकस हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ट्राइटरी ब्रोंकस। उसके बाद फिर इसमें आ जाते हैं एल्वोलोई। एल्वोलोई मतलब एक गुब्बारे नुमा, छोटे से गुब्बारे नुमा स्ट्रक्चर रहता है, और उस एल्वोलोई में रहते हैं एयर सैक। एयर सैक मतलब उस गुब्बारे में सबसे एंड पॉइंटर एल्वोलोई में वो एयर सैक्स पाए जाते हैं। अब इसमें ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा इन्हीं दोनों चीजों से संबंधित एक चीज है, ठीक है ना। पहले यहाँ पे देख लो कि क्या होता है। ट्रेकिया है, प्राइमरी ब्रोंकस है, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस है, राइट प्राइमरी ब्रोंकस है, राइट लंग्स है, लेफ्ट लंग्स है, ठीक है। इसी में अंदर जाके अपन सेकेंडरी, प्राइमरी को के बाद सेकेंडरी आएगा, मतलब उससे छोटा वाला, फिर उससे थर्ड वाला आएगा, फिर एल्वोलॉय आएगा, फिर एयर सैक आएंगे। तो ऐसे सांस लेने की इस प्रक्रिया में अब क्या क्या, अब ये जो एयरवेज है या ब्रोंकस है, ये क्या है, बीमारी जो ब्रोंकाइटिस होगा इसमें इन्फ्लामेशन होगा। इन्फ्लामेशन, अभी तक लोग बाग आ रहे हैं, मैं आज 2 मिनट लेट था बस। ब्रोंकस जो है, गुड मॉर्निंग आवाज सर। नहीं, गुड मॉर्निंग, म्यूट कर लो अपनी तरफ से सब लोग जो म्यूट नहीं किए हुए हैं, ठीक है। तो अब इसमें स्थिति क्या है कि जो ब्रोंकस है, जो ब्रोंकस का जो रास्ता है वो छोटा या नैरो, नैरो मीन्स होता है छोटा होना, ठीक है, वो छोटा हो जाता है जिसमें सांस लेने में तकलीफ होती है। म्यूट कर लीजिए प्लीज सब लोग। अब इसमें अपन आगे देखते हैं, इन सीओपीडी लेस एयर फ्लो आउट इन एंड आउट ऑफ द एयरवे बिकॉज ऑफ नॉन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग। मतलब म्यूट कर लीजिए, कौन किसके यहाँ से आवाज आ रही है। ठीक है, मतलब इस इन द सीओपीडी लेस एयर फ्लो एंड आउट ऑफ द एयरवे बिकॉज ऑफ वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग। किसी ये 4 जो पॉइंट लिखे हैं इनकी वजह से जो एयरवे है उसका नैरो हो जाना। क्या क्या चीज है इसमें देख लेते हैं। द एयरवे एंड एयर सैक लॉस देयर इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब जैसे बलून होता है, बलून उसमें अपन हवा देते हैं और हवा देने के बाद फूल जाता है तो उसमें इलास्टिसिटी होती है, ठीक है। अब वो इलास्टिसिटी क्या है कि लॉस हो जाती है, डैमेज होता है इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन की वजह से। दूसरा पॉइंट है द वॉल बिटवीन मैनी ऑफ एयर सैक्स आर डिस्ट्रॉयड। जो एयर सैक्स होते हैं उनकी जो वॉल है, दीवार है, उस पर क्या है कि वो डैमेज हो जाती है। जब उसमें डैमेज हो जाएगी तो इलेक्ट्रिसिटी खत्म, डैमेज हो जाएगी। जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी तो गैस का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, मतलब ऑक्सीजन का आना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना, ये सारी चीजें हैं वो एक्सचेंज नहीं हो पाएगा तो डिफिकल्टी ब्रीथिंग होगी उस स्थिति में। नेक्स्ट है द बॉल ऑफ द एयरवे बिकम थिक एंड इन्फ्लाम। एयरवे है मतलब ब्रोंकस जो है या ब्रोंकाइज जो है, ब्रोंकाइज का जो वॉल है वो थिक हो जाएगा काफी, मतलब जितना उसका साइज है उससे थोड़ा सा एनलार्ज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा इन्फ्लामेशन की वजह से। अब इन्फ्लामेशन की वजह से उसका साइज अगर एनलार्ज होगा तो जो गैस है या एयर है वो जितनी क्वांटिटी में नॉर्मल ब्रोंकाइज से जाके नॉर्मल ब्रोंकाइज में होते हुए जाती है, वैसी इन्फ्लामेट ब्रोंकाइज में होगी के कंपैरिजन में कम जाएगी। तो ऐसी स्थिति में भी सीओपीडी हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है द एयरवे मेक मोर म्यूकस देन यूजुअल व्हिच टेंड टू क्लॉग देम। इट मींस क्या है कि जो ब्रोंकाइज है, ठीक है ना, ब्रोंकाइज में म्यूकस का सीक्रेशन हो जाता है। मतलब म्यूकस सीक्रेशन क्यों होगा कि जब ब्रोंकाइज की इनर लेयर पर या इनर वॉल पर इन्फ्लामेशन क्रिएट होगा, इन्फ्लामेशन क्रिएट होने के बाद फिर उसमें म्यूकस सीक्रेशन होगा। अब म्यूकस सीक्रेशन भी क्या है कि एयरवे को ट्रैप करता है, वो फंस जाता है तो फंसेगा तो नॉर्मल एयरवे की तरह नहीं काम करेगा तो उसकी वजह से भी वो नैरो हो जाएगा।
तो ये चारों स्थिति है वो सीओपीडी की कंडीशन में आती है, ठीक है ना। क्या क्या चीज होगा, एल्वेओलाई इलास्टिसिटी, सबसे पहले इलास्टिसिटी क्वालिटी खराब हो जाएगी या डैमेज हो जाएगी एयर सैक्स की। इसके बाद द वॉल ऑफ बिटवीन ऑफ एयर सैक्स आर डिस्ट्रॉयड, एयर सैक की जो वॉल है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी या डैमेज हो जाएगी। द वॉल ऑफ द एयरवे बिकम थिक एंड इन्फ्लामेट, एयरवे की जो वॉल है वो थिक मतलब मोटी हो जाएगी और इन्फ्लामेशन उसमें अंदर हो जाएगा, जिसकी वजह से वो नैरो हो जाएगी। और फोर्थ पॉइंट है द एयरवे मेक मोर म्यूकस देन यूजुअल व्हिच टेंड टू क्लॉग देम, मींस जो एयरवे है वो वहां से म्यूकस सीक्रेट होगा, म्यूकस रिलीज होगा, तो जो एयरवे है वो नैरो हो जाएगा, ये सब चीज, और उससे चॉक हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें होंगी आपकी सीओपीडी में। हाँ, ये तुम्हारे मतलब की चीज है, बस समझा। ये जो जो नीला नीला आप लोगों को दिख रहा है, जैसे ये, जैसे इसी की बात कर रहा था, बलून्स टाइप, ठीक है ना। ये जो चीज हो गई ये एक पाइप टाइप हो गया, कर्सर की तरफ ध्यान देना। ये जो चीज हो गई वो हो गया आपका एयरवे, ठीक है। एयरवे के बाद इसमें जो अंदर जो चीज है ये हो गया मेन एयरवे, ऐसे कह सकते हैं। अब नॉर्मल जो येलो जो कलर आपको दिख रहा है ये क्या है, ये ब्लॉकेज है। यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया या फिर म्यूकस का सीक्रेशन हो गया। अब इस येलोइश को यहाँ से अगर रिमूव कर देते हैं तो काफी जगह हो जाती है, और अगर येलोइश जो पार्ट यहाँ पे कलर दिखाई दे रहा है ये यहाँ पर जमा अगर कलेक्शन हो जाता है तो उसमें वो नैरो की स्थिति हो जाती है, ठीक है। ये हो गया आपका पूरे ऑल ओवर तरीके से एयरवे, या इसमें ब्रोंकस बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एयर सैक की अपन बात करें, बात नहीं करनी, इधर स्क्रीन पे देखो क्या बोल रहा हूँ। ब्रोंकस ट्यूब, ये ब्रोंकस हो गया, और ये इसका अंदर से दिखाई दे रहा है कि अंदर से ऐसा होगा, ये पाइप जो नली टाइप दिख रहा है। इसके बाद इसमें एक ग्रीन और आपके रेड कलर की वेन्स टाइप आपको दिखाई दे रही होंगी। इसमें ये बलून्स टाइप आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो बलून्स हैं छोटे छोटे, इन्हीं ये एल्वोलॉई, और एल्वोलॉई के इसके ऊपर जो होता है वो होते हैं एयर सैक्स, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है कि जब अपन सांस लेते हैं तब ये फूल जाते हैं, छोड़ते हैं जब ये रिलैक्स हो जाते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम ये करते हैं। जैसे सांस लेके देखोगे तो सांस जब लोगे तो लंग्स क्या भर जाते हैं हवा से, तो फूल जाते हैं, और जब सांस रिलैक्स करोगे तो लंग्स क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं छोड़ने पर। अब ऐसी स्थिति में ये जो मेजर काम होता है वो एल्वोलॉई और एयर सैक्स का होता है, ठीक है ना। बाय द एयरवे या बाय द ब्रोंकस, यहाँ पर जो गैस है वो इन्हीं तक पहुंचती है, फिर यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं, ऑक्सीजन को बॉडी में भेज देते हैं, ठीक है। अब इनका काम क्या है, बलून की तरह रिलैक्स होना, कॉन्ट्रैक्ट होना, सॉरी एक्सटेंड होना और रिलैक्स होना, एक्सटेंड रिलैक्स ये चलता रहता है। अब जब इनकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी, मतलब जो चीज इसको रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करने में काम कर रही है वो डैमेज हो जाएगी, इनकी दीवार डैमेज हो जाएगी, वॉल डैमेज हो जाएगी, उस स्थिति में जो सीओपीडी है वो क्रिएट होगा, ठीक है ना, या एम्फाइसीमा क्रिएट होगा। जो एम्फाइसीमा टर्म है वो इसी से संबंधित है। एम्फाइसीमा की डेफिनेशन में लेके आ रहा हूँ उसके ऊपर, है ना, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। ना दे रहे सुबह का तो हटा दिया, देखो ना हमारा उससे क्या बुलाता होगा जमा करिएगा ना, फिर ना दीजिएगा। काम करूंगा, इसके नोट्स है मेरे पास, सुन लीजिए, इसके नोट्स हैं वो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है ना। तो इसमें यहाँ पर सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे कि एम्फाइसीमा क्या होता है। तो एम्फाइसीमा क्या है, जो ये आपने देखा, जो एल्वेलॉइज है या एयर सैक है, इनकी इलास्टिसिटी डैमेज हो जाती है, और जो इनकी वॉल है वॉल पर इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो जाता है। ऐसी स्थिति में ये काम नहीं कर पाते हैं, गैस का एक्सचेंज प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं, उस स्थिति को अपन एम्फाइसीमा बोलते हैं, ठीक है।
एक बीमारी हो गई, मतलब सीओपीडी में कम से कम 2 बीमारी रहेंगी, जिसमें एक एम्फाइसीमा था, दूसरा था आपका क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है, अब इस स्थिति में क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के बाद अपन बात, सॉरी, एम्फाइसीमा के बाद अपन बात कर रहे हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। देखो मैं फिर से कह रहा हूं, एक बार इसको ऐसे एलैबोरेट करते हैं कि सीओपीडी एक ग्रुप ऑफ डिजीज है जो रेस्पिरेटरी डिजीज है। ये क्रॉनिक इस वजह से है, मतलब सी का मतलब क्रॉनिक इस वजह से है कि बहुत सारे टाइम से जब बार बार लंग्स में, एल्बोलॉइज में, ब्रोंकाइटिस में और ईयर सैक्स में इन्फ्लामेशन होता है, उस स्थिति में एक लंबी बीमारी बन जाती है। ये एक इरिवर्सिबल भी है। इरिवर्सिबल का मतलब ये होता है कि अगर एक बार जब ये बीमारी हो गई तो ये वापस नॉर्मल लंग्स नहीं हो पाते, ठीक है ना, नॉर्मल की तरह काम नहीं कर पाते। फिर तो बस इतना है कि इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उसको ट्रीट कर दो, खांसी हो रही है तो उसको ट्रीट कर दो, और अगर और कुछ प्रॉब्लम हो रही है लंग्स या रेस्पिरेशन से संबंधित तो उसको ट्रीट कर दो, लेकिन नॉर्मल हेल्दी लंग्स की तरह वापस ये रिकवर नहीं हो पाता, क्योंकि धीरे धीरे ये तो काम सर करता रहता है। निमोनिया पेशेंट वालों को भी तो ऐसा ही होता होगा ना? निमोनिया चीज अलग होती है। निमोनिया में इन्फ्लामेशन एल्वोलॉय या ईयर सैक में नहीं होता है। निमोनिया जब आएगा उसमें अलग से डिस्कशन होगा। सीओपीडी और निमोनिया अलग अलग चीज होगी ना, ठीक है। अब अपन बात करते हैं सीओपीडी क्या है। इरिवर्सिबल डिजीज है। इसके नोट्स में आपको भेज दूंगा, या तो यूट्यूब पे डाल देंगे या फिर कोशिश करते हैं जैसे भी मैनेज होगा करवा देंगे। क्या हुआ, कोई कंफ्यूजन? हेलो आवाज सर, आ ये रही है ब्लड आपको? में ये सर वेंस के अंदर कहीं भी हो सकता है ना? नहीं, वेन्स के अंदर नहीं। वेन्स का क्या काम हो गया इसमें? वो जो वेन्स के अंदर बता रहे हो वो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, वो यहाँ पर एयरवे में नहीं होता, वो अलग चीज होती है। जो सुना होगा कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, ठीक है ना, या फैट जमा हो गया, वो अलग चीज हो गई। यहाँ पर ओनली रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित बात चल रही है। जो आपको ये येलोइश दिखाई दे रहा है, ये क्या है, जैसे अपन इसमें डिस्कस कर रहे थे, मैं दिखा देता हूँ। ये जैसे यहाँ से नोज के थ्रू अपन सांस लेंगे, ये ट्रेकिया हुआ, ट्रेकिया के बाद ये प्राइमरी ब्रोंकाइटिस, ये ब्रोंकस हो गया, ये राइट ब्रोंकस हो गया। इसके बाद ये छोटे छोटे जो लाइनें बनी हुई हैं, ये इनमें, इनके बाद फिर जब एल्वोलॉय तक पहुंचता है, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, ट्राइटरी, देन फिर एल्वोलॉय और देन फिर ईयर सैक, ठीक है। मतलब अब इसमें इस चीज को फोकस करना है। यहाँ पर जैसे ये मान के चले, जहाँ पर राइट लंग्स का एक निशान लगा हुआ है, यहाँ पर एक लाइन जा रही है, इसको लें तो ये वाली लाइन, इसको मान लेते हैं अपन। ये येलोइश जो आपको दिख रहा है, ये एक तरह से एयरवे हो गया है या ब्रोंकस हो गया। अब ये जब छोटा हो जाएगा, नॉर्मल से ज्यादा इसमें कोई ब्लॉकेज आ जाएगा इन्फ्लामेशन की वजह से या म्यूकस की वजह से, तो उस स्थिति में यहाँ पर इसको एम्फाइसीमा, सॉरी एम्फाइसीमा नहीं, ब्रोंकाइटिस बोलेंगे, ठीक है। मतलब दो बीमारियों से मेजरली मिलकर बना होता है सीओपीडी। एक हो गया एम्फाइसीमा, दूसरा हो गया क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। तो एम्फाइसीमा में क्या होता है, जैसे कि मैं 5 मिनट से क्या 10 मिनट जब से क्लास शुरू हुई उसी पर डिस्कस कर रहे हैं। एम्फाइसीमा में ये जो आपके एल्बोलॉय हैं, एल्बोलॉय और ईयर सैक्स जो है, जो कि गैस एक्सचेंज का काम करते हैं, इनकी जो वॉल है वो डैमेज हो जाती है। डैमेज होने की वजह से इसमें इलास्टिसिटी जो इनकी है, मतलब फूलने की और सिकुड़ने की जो क्षमता है, वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर होती है। वो क्षमता खत्म होने की वजह से ये प्रॉपर तरीके से गैस एक्सचेंज नहीं कर पाते, ठीक है। इनका काम क्या होता है, जैसे सांस जो आई उसमें से ऑक्सीजन को बॉडी पार्ट में भेजना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की तरफ भेजना। अब ना तो पूरी ऑक्सीजन को ये बॉडी पार्ट्स में भेज पाते हैं, ना कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी तरह से ये बाहर भेज पाते हैं। तो यहीं पे गोल मोल होता रहता है, ट्रैप हो जाती है जो गैसेज हैं, वो ट्रैप हो जाती हैं, क्योंकि इनका जो कैपेसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो डैमेज हो गई है, इनकी वॉल डैमेज हो गई है। तो ना तो फूल पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, ना सुकड़ पा रहे हैं, ठीक है। ये वाली जो स्थिति है, अब इसकी वजह से क्या है, ये एम्फाइसीमा क्यों हुआ? एम्फाइसीमा इस वजह से हुआ कि जो ब्रोंकस थे या ब्रोंकाइज थे, उन ब्रोंकस और ब्रोंकाइज का जो रास्ता था नॉर्मल, उससे वो धीरे धीरे छोटा हो गया। वो छोटा क्यों हो गया कि उसके जो ब्रोंकस या ब्रोंकाइज थे उनमें अंदर जो है, एक तो इन्फ्लामेशन हो गया।
जब इन्फ्लामेशन हो, मतलब ऐसे कह लो कि कोई भी पाइप है, ठीक है ना, जैसे अपन मान के चले कि जो आरओ होता है, आरओ मशीन होती है जो पानी फिल्टर करती है, तो उससे पानी आता है। अगर मान के चलो एक टाइम ऐसा आ गया 6 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद कि उसमें धूल मिट्टी के कण आ गए, तो नॉर्मल जब वो पाइप पूरी तरह से ओपन है, खुला है, तब जितनी स्पीड से उसमें पानी आएगा, तो यहाँ पर मान के चले कि जो ब्रोंकाइज है, जितनी स्पीड से गैस आएगी, अगर उसमें कुछ ट्रैप हो गया, मतलब फंस गया ब्रोंकाइज में, क्या फंस गया, जैसे एक तो फंस सकता है इन्फ्लामेशन की वजह से, इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन की वजह से वहां पर रेडनेस हो जाएगी। रेडनेस होने की वजह से जो मसल्स हैं, जो एयरवे है, वो थोड़ा सा स्क्रैची हो जाएगा या फूल जाएगा। और जब इन्फ्लामेशन हो गया, फिर क्या हुआ, किसी को डाउट है? इन्फ्लामेशन होने के बाद वहां पर जब जैसे म्यूकस सीक्रेशन होगा, म्यूकस सीक्रेशन भी उस इन्फ्लामेशन पर जम जाएगा। अब उसमें क्या है कि इसमें छोटे छोटे एक बाल बाल होते हैं जो सीलिया जिनको बोलते हैं। अब वो सीलिया क्या है, म्यूकस की वजह से डैमेज हो जाते हैं या खराब हो जाते हैं, प्रॉपर फंक्शन नहीं करते। उनका जो काम जो होता है वो ये म्यूकस, फंसे हुए म्यूकस को या सीक्रेटेड म्यूकस को बाहर निकालना होता है, एक्सुडेट करना होता है एयरवेज से। अब वो सीलिया बालनुमा स्ट्रक्चर जो है वो खराब हो गई या डैमेज हो गई, तो वो फंक्शनिंग नहीं कर पा रही। अब एयरवे में या ब्रोंकस में या ब्रोंकाइस में एक तो इन्फ्लामेशन हो गया, दूसरा म्यूकस फंस गया। ऐसी जो स्थिति होती है उसको बोलते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। अब ये चीज बार बार होती है, मतलब एक तो शॉर्ट भी, शॉर्ट कैसे होगा कि एक बार ये हुआ उसके बाद ठीक हो गया, उसके बाद ठीक हो गया, उसके बाद फिर रिपीट हो गया। अब ये लॉन्ग टर्म से यही बीमारी चली आ रही है, तो इस स्थिति को अपन क्या बोलते हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। अब ये दोनों बीमारी अगर एक साथ हो गई है, एक तो एयरवे का नैरो, ब्रोंकस या ब्रोंकाइटिस का नैरो हो गया, दूसरी तरफ एल्वोलाई और एयर सैक है वो प्रॉपर गैस एक्सचेंज नहीं कर पा रहे हैं, इस स्थिति को अपन सीओपीडी बोल सकते हैं। एक तीसरी बीमारी और इसमें हो सकती है और हो सकता है नहीं भी हो सकती है, मतलब हर पेशेंट के ऊपर है, ये ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर हो गया ना। कई पेशेंटों में क्या है कि अस्थमा भी पाया जाता है इन दोनों के साथ साथ, और कई पेशेंटों में चौथी बीमारी भी हो सकती है जिसको ब्रोंकियोएक्टासिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो कम से कम अगर दो बीमारी हैं जिसमें एम्फाइसीमा और आपका क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, अगर ये दो भी डिजीज हैं या, तो उस स्थिति में सीओपीडी, अगर दो से ज्यादा अस्थमा और ब्रोंकियोएक्टाइटिस भी है तो सीओपीडी, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं इसके कॉजेज वगैरह पे। सबसे जो सीओपीडी का पहला कॉज है, मतलब वो कह सकते हैं अपन स्मोकिंग। स्मोकिंग इज द प्राइमरी रिस्क फैक्टर फॉर सीओपीडी। द numerous irritate found secrete smoke stimulus access muscles production, cough, destroy ciliary and lead to inflammation and damage the bronchiolar and alveolar wall। बात समझ रहा, ठीक है। जैसे सिगरेट पी आपने, ठीक है, अब जब सिगरेट आप पियोगे तो सिगरेट पीने के बाद ये जो धुआं है, ठीक है, वो आपके लंग्स में जाएगा। जो धुआं है वो लंग्स में जाएगा। अब लंग्स में जाने के बाद वो ब्रोंकाइस, प्राइमरी ब्रोंकाइस, सेकेंडरी ब्रोंकाइस, टाइटरी ब्रोंकाइस, एल्वोलाई और एयर सैक, एल्वोलाई और लास्ट एयर सैक तक आएगा। एयर सैक तक आने की स्थिति में अब वहां पर जब लगातार कोई व्यक्ति स्मोकिंग कर रहा है, आवाज नहीं आनी है, कंटिन्यूअस कोई व्यक्ति अगर स्मोकिंग कर रहा है तो उस स्थिति में क्या है, जो एल्वोलाई है वो डैमेज होना शुरू होंगे, वहां पर इन्फ्लामेशन होगा, जो धूल वहां पर उसके थ्रू जो पॉल्यूटेंट जो एयर आएगी, एल्वोलाई और ब्रोंकस और आपका एयर सैक, तीनों चीजों में इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन होना शुरू होगा जब कोई भी चीज रेगुलरली आएगी। ये कंटामिनेटेड नहीं कह सकते, इसको पॉल्यूटेंट एयर कह सकते हैं। अब इसमें दो इमेज दी हुई है, एक आपका नॉर्मल हेल्दी एयर सैक दिया हुआ है जो एकदम बढ़िया दिखाई दे रहा है, उनकी इलास्टिसिटी नॉर्मल है, उनमें कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन नहीं है। एक आपका डेयर एयर सैक या एल्वोलाई दे रखे हैं, इनमें रेडनेस हो रही है और ब्लॉकेज और रेड, ये सारी चीजें भी हो रही है, ठीक है। तो सिगरेट स्मोकिंग वन ऑफ द मोस्ट प्राइमरी कॉज ऑफ द सीओपीडी। सेकेंडली बात करेंगे अपन आपके एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन में कह सकते हैं कोई भी, जैसे दिल्ली का वातावरण या पे एयर कितनी डेंजरस है, ठीक है।
तो ऐसे मतलब माहौल में रहना जहाँ की एयर पोल्यूशन है, हाई लेवल ऑफ अर्बन एयर पोल्यूशन आर हार्मफुल टू पर्सन विद द एग्जिस्टिंग लंग्स डिजीज. However, the effects of outdoor pollution as a risk factor of COPD. Another risk factor of for COPD development is fossil fuel that used to indoor heating and the cooking. मतलब जैसे घर में चूल्हे वूल्हे पर खाना बनाते हैं, अगर रेगुलरली तरीके से तो उनमें भी होने के चांसेस होते हैं. या फिर जैसे कोई ऐसी जगह काम करना जहाँ पर एयर पोल्यूशन होती है. ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर क्या हो गया, ऐसी जगह काम करना कोई फैक्ट्री में या कोई कंपनी में कि जहाँ पर जो एयर है वो पोल्यूशन रहती है. जैसे मान के चले टायर फैक्ट्री वालों में अस्थमा होने के चांसेस रहते हैं या ब्रोंकस क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होने के चांसेस रहते हैं. ठीक है ना. उसके बाद हो गया इन्फेक्शन इज द फैक्टर ऑफ द रिस्क. ये रिस्क फैक्टर है डेवलपिंग सीओपीडी. ये अपनी तरफ से म्यूट कर लो. तो बोलवा चढ़ना ही पति इन्फेक्शन के बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट जो है आपका, मतलब इन्फेक्शन इसका रिस्क फैक्टर है. एक होता है जेनेटिक अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी. ये एक प्रोटीन या एंजाइम होता है. सुन लो वर्षा, अपनी तरफ से म्यूट कर लो, म्यूट हो जाता है ये. जी जी ओके ओके. जेनेटिक अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम. ये जो एंजाइम होता है ये जेनेटिक कंडीशन दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर द अबाउट 2% ऑफ केसेस ऑफ सीओपीडी. इन दिस कंडीशन द बॉडी डज नॉट मेक इनफ ऑफ प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटेक्ट लंग्स फ्रॉम डैमेज कॉज्ड बाय प्रोटीज एंजाइम सच एज इलास्टिसिन ट्रिप्सिन. मतलब हमारी बॉडी में एक प्रोटीन होता है या एक एंजाइम होता है, उसका काम क्या होता है कि जो लंग्स की इन्फ्लामेशन है उसको क्योर करना. जैसे तंबाकू स्मोकिंग इन सब चीजों से जो इन्फ्लामेशन हो रहा है एल्वोलोई या ब्रोंकस में, अगर ऑलरेडी मतलब वो क्या इन्फ्लामेशन से फाइट करता है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनाने एल्वोलोइज में हेल्प करता है. अगर उसकी हमारे शरीर में या बॉडी में कमी है या वो जितनी मात्रा में होना चाहिए उतना नहीं है, ऐसी स्थिति में भी सीओपीडी होने के चांसेस होते हैं, जो कि जेनेटिक हो सकता है. माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर हो सकता है. अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम अगर माता पिता में है कमी, उसकी डेफिशिएंसी, तो वो बच्चे में भी हो सकती है. अगर माता पिता में होगी तो माता पिता को सीओपीडी होगी, और माता पिता से अगर बच्चे में ट्रांसफर हो गया एज इट इज उसका लेवल एंजाइम का, तो बच्चे में भी सीओपीडी होने के चांस रहेंगे. ठीक है. नेक्स्ट जो इसका रिस्क फैक्टर या कॉजेज की बात करें, वो आ जाता है अपना रिस्क फैक्टर ऑफ सीओपीडी. सिगरेट स्मोक, ऑक्यूपेशनल डस्ट एंड केमिकल्स. ऐसी जगह काम करना जहाँ पे डस्ट और केमिकल्स हो. एनवायरमेंटल टोबैको स्मोक, मतलब कोई आसपास कोई रेगुलर कोई जैसे हमारे घर में फैमिली में कोई स्मोक कर रहा हो, उसके आसपास अपन ऑलमोस्ट टाइम रहते हो, तो वो भी इनडायरेक्टली पैसिव स्मोकिंग जिसको बोलते हैं, इनडायरेक्टली हमें सीओपीडी क्रिएट करवा सकता है या हो सकती है उससे. इंडोर एंड आउटडोर एयर पोल्यूशन, घर में या घर से बाहर कहीं भी एयर पॉल्यूशन एयर में अपन रह रहे हैं, उसमें भी ये इसका कॉज है. इसके बाद है इसकी पैथोफिजियोलॉजी. पैथोफिजियोलॉजी में क्या है कि ड्यू टू एनी ईथोलॉजिकल फैक्टर. पैथोफिजियोलॉजी सामने है, जीएनएम में वैसे आएगी नहीं, फिर भी इसको एक बार देख लो. टोबैको स्मोक एयर पोल्यूशन, किसी भी वजह से, या तो स्मोकिंग की वजह से या एयर पोल्यूशन की वजह से कंटिन्यू ब्रोंकियल इरिटेशन एंड इन्फ्लामेशन, लगातार जो ब्रोंकस है उनमें इरिटेशन या इन्फ्लामेशन बना रहेगा. इसके बाद अगर ब्रोंकस या ब्रोंकाइज में इरिटेशन या इन्फ्लामेशन बना रहेगा, उस स्थिति में क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो जाएगा, जिसमें ब्रोंकियल इडीमा, हाइपर सीक्रेशन ऑफ म्यूकस, मतलब म्यूकस का हाइपर बहुत ज्यादा सीक्रेशन होगा, क्रॉनिक कफ, लंबे समय से खांसी रहेगी, ब्रोंकियोस्पाज्म रहेगा. उसके बाद आपका दूसरी तरफ अपन देखेंगे तो जैसे एंजाइम की कमी, जैसे किसी में जेनेटिक है तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम की डेफिशिएंसी. इसके बाद ब्रेकडाउन ऑफ इलास्टिन इन द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ लंग्स. अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम का जो फंक्शन या काम होता है वो होता है कि लंग्स के एल्वोलॉय को इलास्टिसिटी के लिए हेल्प करना, इंप्रूव करना है, मदद बनाए रखना, उनको मजबूत बनाए रखना. अब जब वो एंजाइम ही नहीं है तो एल्वोलॉय मजबूत नहीं होंगे, अपनी इलास्टिसिटी डैमेज होगी उनकी, या कम होगी या होगी नहीं. उस स्थिति में क्या होगा, एम्फाइसीमा होगा. एम्फाइसीमा में डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वोलर सेप्टा, एयरवे इनस्टेबिलिटी. इसके बाद
जो मेन पे आ जाएंगे दोनों मिला के, या तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की वजह से, एम्फाइसीमा की वजह से एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, मतलब रुकावट आ जाएगी, एयर ट्रैपिंग हो जाएगी, हवा मतलब वो जो नैरो होने की वजह से गैस जो है वो फंसने लग जाएगी, डिस्निया होगा, डिस्निया मतलब होता है डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, प्रॉपर तरीके से व्यक्ति जो है सांस नहीं ले पाएगा, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, बार बार इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन बार बार होगा, बार बार कोल्ड होगा, बार बार और भी लंग से रिलेटेड इन्फेक्शन होंगे। इसके बाद अबनॉर्मल वेंटिलेशन परफ्यूम रेशियो, हाइपोपॉक्सीमिया, सॉरी हाइपॉक्सीमिया, हाइपॉक्सिया मतलब होता है कि बॉडी में या ब्लड में ऑक्सीजन की कमी। इसके बाद हाइपो वेंटिलेशन मतलब प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले पाएगी, वेंटिलेशन नहीं हो पाएगा। और आपका हो गया प्योर पल्मोनेट, कार पल्मोनेट, तो ऑल ओवर तरीके से बाद में ये जो जब ये दोनों चीजें हो जाएंगी तो सीओपीडी बीमारी जन्म ले लेगी व्यक्ति में, यह इसका क्रिएशन होता है। ठीक है, अब इसके बाद अपन बात करेंगे सीओपीडी के क्लिनिकल फीचर्स की। सीओपीडी के क्लिनिकल, ये अपनी तरफ से म्यूट कर लो प्लीज, तो जो भी है। सीओपीडी के क्लिनिकल फीचर्स को अपन कह सकते हैं कि साइन ऑफ सिम्टम्स, साइन ऑफ सिम्टम्स में क्या क्या इसके लक्षण होंगे जिस व्यक्ति को सीओपीडी होगी। क्रॉनिक कफ मतलब लंबे टाइम से उसको खांसी रहेगी। स्पुटम प्रोडक्शन मतलब म्यूकस जो है, जो स्पुटम है, जो बलगम है, उसका बार बार वो सीक्रेट होगा और रिलीज होगा। वीजिंग मतलब होता है एक विसिल साउंड, जब अपन सांस छोड़ते हैं तो प्रॉपर तरीके से गैस बाहर, जब जो गैस एयर अंदर जा रही होती है प्रॉपर तरीके से बाहर नहीं आ रही होती है, वो ट्रैप होती है, तो ट्रैप होने के बाद एक विसिल साउंड आता है, उसको वीजिंग बोलते हैं। चेस्ट टाइटनेस रहेगी, मतलब जो चेस्ट है उसमें थोड़ी सी टफनेस या टाइटनेस रहेगी, वो नॉर्मल रिलैक्स की तरह नहीं रहेगा। इसके बाद डिस्निया और एक्सर्शन रहेगा, मतलब सांस लेने में डिफिकल्टी रहेगी, प्रॉपर तरीके से गैस एक्सचेंज नहीं होगी तो सांस नहीं पाएगा। वेट लॉस रहेगा। रेस्पिरेटरी इनसफिशियंसी मतलब रेस्पिरेशन में इनसफिशियंसी, ब्रीथिंग टाइम होता है वो नहीं ले पाएगा, ना तो इनहेल कर पाएगा ना एक्सेल कर पाएगा प्रॉपर तरीके से। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होंगे। बैरल चेस्ट मतलब अगर शीशे में चेस्ट को देखेंगे तो उसमें वो इरेगुलर अप्स डाउन में दिखेगा, राइट साइड का अप या लेफ्ट साइड का अप, एक तरफ डाउन एक तरफ अप। इसमें क्रॉनिक हाइपर इन्फ्लेमेशन लीड्स टू लॉस ऑफ लंग्स इलास्टिसिटी बैरल चेस्ट में। ठीक है, तो इलास्टिसिटी है, जो भी डैमेज रहेगा उसकी तरफ से इरेगुलरिटीज वहां पे या इम्बैलेंस रहेगा चेस्ट में। इसके बाद ये हो गया आपका क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के लक्षण। अरे भाई म्यूट कर लो। दूसरा पेज देना पड़ेगा ना। क्लास नहीं करना तो म्यूट कर दीजिए ना उधर से। चार मिनट बची हैं। सामने आपके लिखा है ब्रोंकाइटिस, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इसमें आगे क्या है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कैरेक्टराइज फॉलोइंग इनकी साइज और नंबर ऑफ वीडियो। आइटिस का मतलब क्या होता है? आइटिस किस वर्ड में लगाते हैं? आइटिस मैसेज कर दो कोई भी फटाफट। नहीं पता, 2 दिन से यही तो पढ़ा रहा हूँ, यही तो डिस्कस हो रहा है। कोई बात नहीं। आइटिस मतलब होता है इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन। अब यहाँ पे ब्रोंकस के पीछे आइटिस लगा है तो ब्रोंकाइटिस, ठीक है ना। जो सीओपीडी होता है वो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की वजह से होता है, एक्यूट नहीं, क्रॉनिक। क्रॉनिक और एक्यूट भी कल डिस्कस किया था। क्रॉनिक इसको लिख सकते हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलोइंग इन a increase in size and number of submucous gland in the large bronchi which increase mucus production and increase number of blood cell which also secrete mucus।
ठीक है। इम्पेयर सिलियरी फंक्शंस विच रिड्यूस द म्यूकस क्लियरेंस। अब इसमें ऑल ओवर तरीके से ब्रोंकाइटिस तो पढ़ा ही गया। अब ब्रोंकाइटिस लॉन्ग टर्म से हो रहा है तो वो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो गया। अब इनके ये चीज रही ब्रोंकस, नॉर्मल ब्रोंकाई और अबनॉर्मल या इन्फेक्शन वाला ब्रोंकाइट। जैसे सबसे ऊपर डायग्राम दे रखा है आपका लंग्स, 2 लंग्स दे रखे हैं, इसमें एक छोटा सा पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, उस पॉइंट में इंडिकेट किया है ये जो आपकी जो वेन या ब्रोंकस जो दिख रहा है, इसी को ब्रोंकस या ब्रोंकाइज बोलते हैं। ये नॉर्मल है, मतलब जिसमें प्रॉपर तरीके से गैस जा सकती है और प्रॉपर तरीके से गैस आ सकती है। अब इसमें अगर इन्फेक्शन हो गया या इन्फ्लामेशन हो गया तो अब इसके आसपास क्या है, रेडनेस शुरू होगी, इसके आसपास रेडनेस शुरू होगी। रेडनेस के बाद क्या है, ये मोटा हो जाएगा, इसकी जो वॉल है वो और मोटी हो जाएगी। रेडनेस होने के बाद इसमें जब इन्फेक्शन होगा तो म्यूकस सीक्रेशन होगा, ठीक है, म्यूकस का प्रोडक्शन होगा। एक तो रेडनेस हो गई ऊपर के, उसके बाद फिर म्यूकस हो गया। तो इसका जो नॉर्मल साइज में जितना जो ये थिन रहता है, उसके बाद ब्रोंकाइटिस या इन्फ्लामेशन होने के बाद ये और छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपर एक्सचेंज नहीं हो पाता है। तो ये है ब्रोंकाइटिस, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसकी पैथोफिजियोलॉजी की आवश्यकता नहीं है। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करें, ठीक है, तो क्रॉनिक जब ब्रोंकाइटिस होगा तो उसमें क्या होगा, एक तो सबसे पहले खांसी होगी, खांसी या कफिंग। कफिंग एक ऐसा है कि जो भी रेस्पिरेटरी डिजीज रहेगी उसमें हर चीज में खांसी होनी है। एक व्हीजिंग साउंड रहेगा, चेस्ट डिस्कम्फर्ट रहेगा। द कफ मे बी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ म्यूकस, दिस टाइप ऑफ कफ ऑफन इज कॉल्ड स्मोकर कफ। जब आदमी व्यक्ति खांसेगा या उसको कफ होगा तो उस टाइम पर म्यूकस सीक्रेशन होगा, ठीक है, बार बार जब खांसी आएगी तब बार बार म्यूकस सीक्रेशन होगा। उसकी स्थिति में क्या होगा कि वो जो म्यूकस रहेगा वो ब्लूइश कलर का रहेगा। जो स्मोकर कफ होता है उसमें बबल्स वगैरह हो सकते हैं। इसके बाद दूसरी चीज आ गई एम्फाइसीमा। डेफिनेशन तुम्हारे स्क्रीन पर है, लिखना चाहो लिख लो। एम्फाइसीमा इज डिफाइंड एज द एनलार्जमेंट ऑफ एयर सैक distal to terminal bronchioles with destruction of their wall of the alveoli। It means वही जो अपन बार बार चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्या चिल्ला रहे हैं बार बार, कि जो ब्रोंकाई जो होता है उनसे एयर जाती है एल्वोलॉय में। एल्वोलॉय के लास्ट पॉइंट पे होते हैं एयर सैक, मतलब जो गुब्बारे टाइप, जो बलून्स टाइप जो दिखाए थे अभी इमेज में थोड़ी देर पहले, वो होते हैं एल्वोलॉय। अब उनका काम का होता है गैस को एक्सचेंज करना, ठीक है। अब वो गैस उनमें आ रही है, गैस के बाद उसको वो एक्सचेंज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकेंगे और ऑक्सीजन को अंदर रखेंगे या बॉडी ऑर्गन्स के लिए ट्रांसपोर्ट करेंगे। अब ऐसी स्थिति में उनका काम होता है, गैस जब आएगी तब वो फूल जाएंगे, और गैस जब नहीं आएगी, सॉरी, गैस जब बाहर जाएगी तब वो रिलैक्स हो जाएंगे। अब वहां पर ये जो